सभी को नमस्कार। आज से हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये 6 क्लास की हिस्ट्री का एनसीईआरटी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी चैप्टर है पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम 7th क्लास की ओर बढ़ेंगे। 7th खत्म हो जाएगा तो 8 क्लास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्या है। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो सीधा सीधे यदि क्या को क्या का जो संबंध है घटना से, किससे? कब का समय है कब का संबंध जो है समय से, कहाँ का संबंध है स्थान से, और कैसे का संबंध कारण से। तो ये 4 चीज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या जैसे आप पूछते होंगे ना कि क्या हुआ, यानी ये घटना को सूचित कर रहा है। ठीक है, कब हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या आपसे पूछा जा रहा है? समय पूछा जा रहा है। कहाँ, यानी ये आपसे स्थान जानने की कोशिश कर रहा है। कैसे कैसे, तो ये आपसे कारण जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक लड़की है, वो अखबार पढ़ती है पढ़ रही थी। ठीक है, उसकी ध्यान करीब 100 साल पहले की घटना पेपर में जब पेपर पढ़ रही थी, तो उसी समय एक ऐसी घटना आ गई, यानी घटना बोल सकते हैं या तो इशू। ठीक है, जो 100 साल पहले की बात कर रही हो। ठीक है, तो फिर वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना वर्ष पहले कोई कैसे जान सकता है तो कैसे पता लगा? तो यही है कि यदि मान लिया जाए, मुझे ये मान लो ये आज है। ठीक है, तो ये लड़की का मानना था कि यदि मान लिया जाए किसी को कल के बारे में जानना हो, या तो 1 साल पीछे के बारे में जानना हो, ठीक है, 2 साल 10 साल पीछे के बारे में जानना हो, तो कोई जान सकता है। ठीक है, कैसे जान सकता है? यदि मान लिया जाए मुझे कल के बारे में जानना हो, तो इसके लिए हम टीवी देख सकते हैं। ठीक है, अखबार पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अखबार पढ़ सकते हैं अखबार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे चीज़ है। ठीक है, कई और ऐसे सोर्स है जिसके जैसे आप फेसबुक का सहारा लेकर कल के आज के डेट में, ठीक है, आप जान सकते हैं। यूट्यूब का सहारा लेकर, वाईटी यूट्यूब का सहारा लेकर कल क्या हुआ था उसके बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन इसका कहना है कि कल क्या है उसके बारे में लोग तो इन सारे सोर्सों से जान सकता है लेकिन यदि यही 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, 10 साल पहले क्या हुआ है, तो इसके लिए आज यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जब से यूट्यूब आया, जैसे मान लिया जाए 10 साल भारत में, तो 10 साल 2010 से पहले पीछे चला जाए तो किसी को पता भी नहीं था। ठीक है, तो ये मान लिया जाए जो भी यानी कि मतलब जैसे आप बहुत सारे ऐसे घटना आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, जो 2 साल पुरानी होगी, 4 साल पुरानी होगी, 5 साल पुरानी होगी, 7 साल पुरानी होगी। ठीक है, अब खोजिएगा कि इस पर 10,000 साल पुरानी हो, तो ये आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप समझिए कि कोई शिक्षक के द्वारा या तो किसी ऐसे विशेषज्ञ है जिसके द्वारा समझाया गया होगा। ठीक है, तो इसका कहना है कि ठीक है, तो इतना दिन तो पहले हम जान सकते हैं, लेकिन यदि साल 2 साल 4 साल पीछे जाकर जानना हो तो कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए भी कई सोर्स है। हम उस व्यक्ति, अब 2 साल मान लिया जाए मुझे 2 साल पीछे जाकर जानना हो, ठीक है, 2 साल पीछे जाकर जानना हो या तो साल भर पीछे जाकर जानना हो, तो उसके लिए पिछले साल क्या हुआ है, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति यानी याद है उनके अंदर। ठीक है, उस समय क्या हुआ ये वो बता सके, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, जैसे बहुत पहले ये आज है, मान लिया जाए ये कल क्या हुआ, 2 साल 4 साल 10 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में हम किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति से हम जान सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन यही हम आपसे यहाँ पे सोच रही है कि मान लिया जाए 500 साल पहले क्या हुआ। ठीक है, 10,000 साल पहले क्या हुआ। ठीक है, 10 लाख वर्ष
या तो 1 लाख वर्ष पहले क्या हुआ। यदि इसके बारे में जानना हो तो इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो आइए जैसे अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। अब अतीत के बारे में कुछ जाना जा सकता है, जैसे उस समय के लोग क्या खाते थे, ठीक है, कपड़ा किस प्रकार के पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या आज जिस तरह के पक्का मकान है क्या उस समय भी पक्का पक्का मकान था, क्या आज लोग बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो क्या उस समय था कि नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। हम हम अखेटकों, पशुपालकों और कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी लोग क्या खेल खेलते थे, किस प्रकार की कहानी सुनते थे, किस प्रकार के नाटक देखा करते थे, किस प्रकार के गीत गाते थे, ये सब सारी जानकारी हम अतीत से क्या अतीत के बारे में इस प्रकार की जानकारी को हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो लोग लोग कहाँ रहते थे, आइए देखते हैं। जैसे एक मानचित्र दे रखा है, सबसे पहले इस मानचित्र को आपको हम दिखाते हैं। ये मानचित्र है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा एक बार देखिए, एक किरथर की पहाड़ी है, ये सुलेमान की पहाड़ी है, काबुल नदी है, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी हो गया, ऊपर में झेलम नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया, रावी नदी हो गया, ठीक है, सतलज नदी हो गया, और ये आपका ब्यास नदी हो गया, ठीक है। ये हमारा थार मरुस्थल हो गया, ये अमना नदी हो गया, ये चंबल नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया, ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। ये विंध्या की पहाड़ी हो गया, ये सोन नदी हो गया, आगे जाकर फिर देखिए यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये फिर इस तरह से गंगा यहाँ पे बांग्लादेश में, भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे जाकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महानदी नदी हो गया, ये नीचे देखिएगा तो बड़े नदियों को दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए विंध्या पहाड़ी के नीचे आप देखिएगा तो नर्मदा नदी दिखाई देगा, नर्मदा नदी के नीचे देखिएगा तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे ताप्ती नदी दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये गंगा नदी, उसके बाद एक कुछ बड़ी नदियों को आपको दिखाया गया, ठीक है। तो ये गंगा नदी हो गया, ये महानदी हो गया, महानदी से नीचे आइएगा तो गोदावरी नदी दिखाई देगा। फिर ये दक्कन नदी, दक्कन के ये पठार है, ठीक है। फिर एक कृष्णा नदी हो गया, एक क्या हो गया, कृष्णा नदी, ये फिर तुंगभद्रा नदी हो गया, पेन्नार नदी हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर ये पूर्वी घाट हो गया, एक कावेरी नदी हो गया, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो कुछ ऐसे नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है, और कुछ जो नदियां हैं, कुछ कुछ क्या यानी हम बोलते हैं कि आपको समानता जो नदियां हैं, समानता नदियां कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही है, कहाँ गिर रही है, लेकिन कुछ नदियां हैं, ठीक है। जैसे नर्मदा हो गया, क्या हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है। उसके अलावा और जैसे कुछ नदियां हैं, तो ये नदियां कहाँ पे आकर गिर रही है, अरब सागर में, कहाँ गिर रही है, अरब सागर में, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ से आईएएस आईएएस और प्लस पीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे पीसीएस में पूछ लेगा आपसे, देखिए ये आपको लगेगा पता नहीं हम ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे। कोई भी सब्जेक्ट होता है तो एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक होता है, ठीक है। यदि आप एक सब्जेक्ट को सही से पढ़ लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट आपको 20% 40% कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यही देखो नदियां हम कहाँ पे जाकर देखेंगे, ज्योग्राफी में देखेंगे। यदि हिस्ट्री में आया तो हिस्ट्री में ही हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीसीएस में सवाल, जैसे आपसे कोई भी नदी आपसे पूछ लेगा, मान लिया जाए यहीं से बना लेगा, कई तरह के क्वेश्चन बना ले। सबसे पहले जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये पीसीएस में पूछा गया है। सिंधु नदी कहाँ निकलती है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र या तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ये हो गया। आपसे सबसे पहले उद्गम पूछ लेगा, कहाँ पे जाकर गिरती है, ठीक है, कि कौन सी नदियाँ, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये दोनों नदियाँ हैं अरब सागर में आकर गिर रही है, जबकि महानदी नदी देखिए गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये कावेरी नदी, ये सारी नदियाँ कहाँ पे है जाकर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि गारो की पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पे इंटर कर रही है भारत में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये ऊपर नर्मदा नदी है, उसके नीचे सतपुड़ा है, ठीक है, और नीचे उसके ताप्ती नदी है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि विंध्या पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या तो सतपुड़ा की पर्वत, तो इन दोनों के बीच कौन सी नदियां बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको सतपुड़ा बताना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पीटीआईएएस के लिए भी बन सकता है और पीसीएस के लिए भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो आइए, आप तो देख लिए कहाँ पे है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। पहले तो बोल रहा है, फिर हम आएंगे यहाँ नर्मदा नदी को, आप देखिए, ठीक है, कहाँ पे देखिए, ये हमारा नर्मदा नदी हो गया, ठीक है, ये नर्मदा नदी हो गया, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, और यहाँ पे अमरकंटक कहाँ पे है, तो एमपी में है, ठीक है, कहाँ पे है, एमपी नहीं, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर कहाँ जाकर गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है कहाँ पे ये नर्मदा, तो विंध्या पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये नदी है, इसके इर्द गिर्द क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, तो कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर, किस नदी, अभी बताएं कि ये नर्मदा नदी है, जैसे मान लिया जाए ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर ये अरब में जाकर गिर रही है, कहाँ पे गिर रही है, अरब सागर में, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, एमपी, एमपी के किस क्षेत्र से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर गिर रही है, ठीक है, अरब सागर में। इसके ऊपर क्या है, विंध्या, विंध्या पर्वत, और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, या तो पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच ये नदियां बह रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है, कुशल, उसके पास अने संग्रह करने के मतलब किसी चीज़ों को इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने का स्किल उसके पास था उस समय भी, ठीक है। जो आसपास के जंगलों से क्या करता था, विशाल संपदा से परिचित था, ठीक है, और अपने भोजन के लिए, जैसे आज तो भोजन मिल गया, तो कल कल के लिए भी होना चाहिए, परसों के लिए भी होना चाहिए, 2 महीना तक, यानी 2 महीना का, जैसे हम सब क्या बोलते हैं, जब एक बार फसल लगाते हैं तो साल भर की खुराकें रख लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम फिर क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, और वो फिर दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे, और अपने भोजन के लिए वह जड़ों और फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी किया करते थे, ठीक है। और वो जानवर का आखेट आखेट करने की मतलब शिकार भी करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक तो पीटी का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, मान लिया जाए आईएएस या तो पीसीएस, किसी में भी एक क्वेश्चन बना लेगा कि आप बताइए सबसे पहले लोग किस नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको दे देगा, नर्मदा नदी दे दिया, ठीक है, सिंधु नदी दे दिया, गंगा नदी दे दिया, ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी दे दिया, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा फिर अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को पता लगाओ। जैसे अभी हम आपको बताएं कि ये हमारा प्यारा सा क्या है, भारत है, ठीक है, ये प्यारा सा हमारा क्या है, ये भारत है, ठीक है।
भारत है। यहाँ पे हम बताएं कि ये आपको देखो, किरथर ये हो गया, किरथर की पहाड़ी, ठीक है। ये सुलेमान की पहाड़ी, ऊपर से एक काबुल की नदी आकर, इस सुलेमान ऊपर से एक काबुल की नदियां आकर सिंधु नदी में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए तो ये आपको पता होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। तो ये आपसे बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को पता लगाओ, ठीक है। अब क्यों पता लगाने के लिए, अभी आप क्या देखें, अभी आप देखें कि लोग पहले कहाँ रहते थे, तो आपको बस एक पॉइंट मिला, कहाँ पे रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि भोजन संग्राहक थे, ठीक है। भोजन कुशल संग्राहक थे, जो भोजन भोजन के लिए जड़ फल फूल, जड़ और फल और फूल को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को पता लगाने के लिए कह रहा है, तो आपको ये हमारा प्यारा सा भारत है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो ये नीचे किरथर और ऊपर क्या, सुलेमान की पहाड़ी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लोग 8,000 वर्ष पूर्व, जहाँ लोग कितना कितना हजार साल पहले, 8,000 साल पहले, पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले, स्त्री प्लस पुरुष, मान लिया जाए यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है, पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है कई बार, आप देखिएगा जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाकर, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि गेहूं के उत्पादन सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ है, या तो कितना वर्ष पहले हुआ है। तो इस तरह के सीधा सीधी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और आने वाला भी एग्जाम में पूछने की संभावना हमेशा बनी हुई रहती है, ठीक है। तो 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री प्लस पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ी है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे 8,000 वर्ष पहले स्त्री प्लस पुरुष दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों के द्वारा गेहूं 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 प्लस जौ को उपजाना क्या किया, शुरू किया, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया, और लोग गांव में रहते, ठीक ठीक है। कहाँ रहते थे ये लोग, गांव में रहते थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अब भारत के जब नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखिएगा, दो पहाड़ी है, एक किरथर की पहाड़ी, दूसरा सुलेमान की पहाड़ी, ठीक है। तो इस पहाड़ी, यहीं से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है पीटी में सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है, ठीक है। पहला आपसे बना लिया जाए कि गेहूं गेहूं की उत्पादन, गेहूं और, मान लिया जाए पूरा लिखते हैं, गेहूं और जौ की उत्पादन, जौ की उत्पादन करीब 8,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। दूसरा आपसे बना ले कि गेहूं और जौ की उत्पादन किरथर और सुलेमान की पहाड़ी वाले क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तीसरा आपसे बना ले, तीसरा यहाँ पे बनाया जा सकता है, तीसरा यहाँ पे क्या बनाया कि गेहूं और जौ को अ, आरंभिक समय में केवल पुरुषों के द्वारा उपजाया गया था, या तो केवल औरतों के द्वारा। तो यदि ऐसा आया, यहाँ पे देखिए वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर, तो केवल, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है, ठीक है। और इसी में जो आपका स्टेटमेंट दे रखा होगा उसमें से आपको उत्तर चुनना रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्लियर है। आइए फिर आगे, अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्या पहाड़ी को पता लगाओ। अब भी हम बताएं कि एक गारो, नॉर्थ ईस्ट में ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट में
गारो की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे देखिए विंध्या पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? विंध्या पहाड़ी को पता लगाओ। तो आप जब नीचे आइएगा इस मैपिंग को देखिए, ये हमारा प्यारा सा क्या भारत है। यहाँ पे हम नर्मदा, ऊपर में हम बताएं कि ये विंध्या है, ठीक है, विंध्या है, और नीचे में सतपुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपको गारो और खासी दिखाई देगा, ठीक है, गारो की पहाड़ी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है, जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल का उपजाना शुरू हुआ, ठीक है। और और वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित थे। अब भी तो आप क्या देखें, सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? पहला चीज क्या देखें कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी के इर्द गिर्द रहता था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट के पास रहते थे, ठीक है। दूसरा आप क्या देखें कि गेहूं और जौ के उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ, ठीक है। गेहूं प्लस जौ के उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे? कि एक किरथर तथा सुलेमान की पहाड़ी वाले क्षेत्र में सबसे पहले, और कितना वर्ष पहले? तो 8000 वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले? 8000 वर्ष पहले स्त्री प्लस पुरुष दोनों के द्वारा, स्त्री और पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा इस फसल को उपजाना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। लेकिन चावल की जो उत्पादन हुआ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी। ये मध्य भारत हो गया, जो कि ये विंध्या पहाड़ी हो गया। उत्तरी पूर्वी में ये गारो हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गारो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल का उपजाया गया। वो स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। वो विंध्या का कहाँ पे? उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पीटी के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी नदियाँ से पीटी के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, जितना भी नदी दे रखा है सबसे पहले, ये यहाँ पे हम नदी नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि हम नदी आपको पढ़ाते हैं तो सारा हम आपको बता देते हैं कि ये नदियाँ यहाँ से निकल रही है, यहाँ जाकर गिर रही है, इतने राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है। इसमें इन सारे नदियाँ आकर मिल रही है, सारा कुछ बता देते हैं। लेकिन हम तो नदी आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो है हम एक ऊपर ऊपर आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब मानचित्र पर आपको सिंधु नदी एवं उसकी इसकी सहायक नदियां का पता लगाना है, ठीक है। जैसे अभी आइए, अभी आप देखे हैं, देखिए मानचित्र पर आपको क्या करना है, सिंधु नदी उसके सहायक नदियों को पता लगाना है। तो ये देखिए ऊपर झेलम हो गया, फिर चिनाब हो गया, रवि हो गया, सतलज हो गया, और ये ब्यास हो गया, ये सिंधु नदी हो गया। ये इसका 5 जो नदियां हैं महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि सहायक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है। ये भी अने ये सारी नदियां कहाँ से निकल रही है? भारत से निकल रही है, ठीक है। भारत से नहीं, कुछ भारत से भी निकल रही है और कुछ तिब्बत वाले पठार से भी निकल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंधु और इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो देखिए सहायक नदी क्या है? जैसे मान लिया जाए, ये आप देखिए ये प्यारा सा क्या है, भारत है हमारा, ठीक है। मान लिया जाए ये है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक सिंधु नदी आकर अरब सागर में गिर रही है। इसमें बहुत सारे नदियाँ इधर से इधर से इधर से आकर मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रवि हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, सरी सभी ये किस में मिल रही है? सिंधु नदी में, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, नगर आने का क्या मतलब? सिटी, प्रारंभिक सिटी यानी शहर, ठीक है, फले और फूले, और गंगा एवं इसकी सहायक नदियां के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास करीब लगभग 2500 वर्ष
पूर्व हुआ है। ठीक है, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हड़प्पा सभ्यता वगैरह जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो शहर का बसाव हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां, जैसे हड़प्पा आप सभ्यता देखते हैं, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता या जो आप सिंधु सभ्यता देखते हैं, कौन सी सभ्यता देखते हैं, सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसमें देखते हैं बहुत सारे बहुत सारा क्षेत्र है, जैसे आप लोथल, लोथल के बारे में सुने होंगे, मोहन जोदाड़ो, जोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा क्या ऐसे क्षेत्र है जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सभी शहरों का जो इसमें से कुछ ऐसा शहर था जिसका कहे कि मतलब विकास करीब 4700 वर्ष पूर्व, ये ईसा पूर्व नहीं बोल रहा है। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब मान लिया जाए, देखो हड़प्पा सभ्यता को आज से आप काउंटिंग कीजिएगा, तो यहाँ पे इतना वर्ष पूर्व बोल रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए वर्तमान समय 2000 वर्ष इधर हो गया, प्लस 2000 वर्ष से ज़्यादा हो गया, प्लस इधर आप जाइएगा तो 2500 वर्ष। आप कहीं कहीं पे पढ़ते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 वर्ष से लेके 1750, कहीं कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़िएगा तो करीब कितना 4700 वर्ष के आसपास दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पहला सिटी का क्या हुआ था, आरंभिक सिटी का विकास हुआ था, फला फूला था, और इसके बाद गंगा और इसकी सहायक नदियों तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में भी नगर का विकास करीब लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ से भी पीटी का क्वेश्चन आपसे बना लेगा। ठीक है, तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो ताकि यहाँ से फिर क्वेश्चन ही नहीं छूटे। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं छूटे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर गंगा तथा इसकी सहायक नदियों, नदी सोन का पता लगाओ। अभी जैसे हम आपको बताएं कि ये हमारा प्यारा सा क्या है, भारत है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से गंगा नदी निकलती है और आगे जाकर बांग्लादेश में प्रवेश होकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भी सोन है। ठीक है, इसकी सहायक नदी क्या है, सोन है। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आपस के क्षेत्र प्राचीन काल, यानी गंगा के जब नीचे आइएगा, गंगा के नीचे, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन, और ये पता है कि गंगा कहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको हम बता देते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार भारत से। ठीक है, बिहार हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, और उसके बाद फिर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 यानी जो भी 1, 2, 3, 4, 5 यानी भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। तो यही बताया जा रहा है, जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में, या तो यहाँ पे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान बिहार में है। किसमें है, वर्तमान बिहार में है। इसके शासक बहुत बहुत शक्तिशाली था, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई राज्य की स्थापना हुई थी। सीधा सीधे हम आपको समझाते हैं कि गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा यूके से यानी उत्तराखंड से, यूपी से, ठीक है, ये बिहार से, ठीक है, ये क्या, बिहार से, झारखंड से, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो बिहार के जो नीचे, बिहार से जो गंगा नदी गुजर रही है, उसके दक्षिणी जो हिस्सा है वो प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में ये बिहार का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जैसे घनानंद, चंद्रगुप्त, समझ रहे हैं कि नहीं, इसके शासक अन्य बहुत शक्तिशाली थे। तो ये सब बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, अशोक हो गया, बहुत सारे ऐसे राजा, बिंबिसार, बिंदुसार। तो ये आगे चलकर हम सारा कुछ पढ़ेंगे, अब बस इतना अभी जानिए। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई राज्यों की स्थापना हुई। लोग सदैव उपमहाद्वीपीय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किए, और कभी कभी हिमालय जैसे, आपको ये पता होनी चाहिए, अभी हम जब मैपिंग दिखाए थे
देखिए, ये हमारा गंगा नदी है और ये हिमालय हो गया, ठीक है। ये बहुत सारा पहाड़ियाँ हो गया, एक घाट हो गया, ठीक है। तो लोग ने सदैव उपमहाद्वीपीय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा कभी-कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, अब भी हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे भारत में थार रेगिस्तान है, ठीक है। ऊपर हिमालय हो गया आपको, ठीक है। इधर भी बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, इधर आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो गया, या तो पश्चिमी तट, पूर्वी तट हो गया, ठीक है। बहुत सारे नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी, सोन नदी, ठीक है। गोदावरी, ठीक है। महानदी हो गया, ठीक है। कावेरी नदी हो गया, बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं, ठीक है। तो ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में भी, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, ठीक है। यानी लोग प्लान क्यों करते हैं? प्लान करने के कई कारण होते हैं, ठीक है। एक तो होने का एक मतलब बोल सकते हैं प्राकृतिक कारण। क्या? प्राकृतिक कारण, ठीक है। प्राकृतिक कारण क्या होता है? जैसे बाढ़ आ गया। दूसरा, मान लिया जाए सुखाड़ उत्पन्न, यानी सुखाड़, वो क्षेत्र पूरा सूख गया, पानी उनी खत्म हो जाए। मान लिया जाए कोई ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे आदमी रह रहा है, वहाँ की पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, अंडर वाटर भी खत्म हो जाए, वहाँ पे बारिश नहीं हो, तो लोग वहाँ पे नहीं रह सकता है, ठीक है। या तो मान लिया जाए इस क्षेत्र में बहुत बाढ़ आ जाए, या तो मान लिया जाए इस क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां, या तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाए, बहुत सारे लोग मरना शुरू कर दे, तो ये सब प्राकृतिक कारण का क्या हो गया? हिस्सा हो गया। तो लोग वहां से फिर पलायन करने की प्रयास करता है। दूसरा, काम की तलाश। काम की तलाश रोजगारों के लिए, समझ रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कई है, जैसे गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए, ठीक है। गृह युद्ध ये प्राकृतिक नहीं है, कुछ प्राकृतिक है, कोई कुछ मानव जनित कारण है, ठीक है। यदि ये उत्पन्न हो जाए तो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, प्लान कर जाते हैं। तो कभी कभी यही बताया जा रहा है, सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी कभी काफिले में भी तो जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यही समझाने की प्रयास किया जा रहा है कि लोग यात्रा क्यों करते थे, ठीक है। और यात्रा जब करते थे तो बहुत सारा कि मतलब खतरे होते थे, जैसे पर्वतों को पार करना, पहाड़ियों को पार करना, स्थानों को पार करना, नदियों को पार करना, समुद्रों को पार करना। फिर भी यात्रा असंभव, यात्रा में तो खतरा था लेकिन असंभव नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह से एक स्थान से, जैसे भारत, जैसे वास्को डी गामा ही ले लो, कहाँ? पुर्तगाल से वो इंडिया आ जाता है। फिर ब्रिटेन से बहुत सारे लोग, फ्रांस से लोग भारत आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समझ रहे हैं कि ना, जो भारत आए। भारत से बहुत सारे लोग दूसरे हिस्से में गए। इन लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती था, उसके बावजूद भी पहाड़, पर्वतों, रेगिस्तानों, नदियों को पार करके भारत आया, ठीक है। और अपना इतिहास में भी नाम दबा के लिखवाया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जैसे बुद्ध हो गया, बुद्ध के अनुयायी हो गया, जैन हो गया, ये सब लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की यात्रा भी करते हैं, जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस हो गया, ठीक है। तो ये सब है जो खोज की इन यात्राओं इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता है, ठीक है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? कई कारण, एक बार फिर से मानचित्र को देखें। जैसे पहाड़ी, अभी ये हमारा प्यारा सा क्या है? भारत है। इधर बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, विंध्या की पहाड़ी हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत देखो, ऊपर पर्वत देखो, ठीक है। बहुत सारे नदियाँ हैं, इस तरह से जा रही है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये हो गया।
पहाड़ी पर्वत समुद्र, इधर देखो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है, हिंद महासागर हो गया। उपमहाद्वीपीय की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान तो नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाई छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके, ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, और लोग इन आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में समृद्धि समृद्ध समृद्ध किया, और कई सौ वर्ष से लेके लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने की नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। तो ये सब कई कारण थे, लोग इस वजह से आते थे, ठीक है। कुछ ये वाला जो पॉइंट है इसको आप देखिए। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये दक्षिणी एशिया का क्या है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दक्षिणी एशिया के। मैपिंग है तो मैपिंग खोल लीजिए और देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, ये यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये भूटान, ये नेपाल देखो, और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और ये सभी किसका हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिणी एशिया एक छोटा महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः इसे उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। एक आईएएस में आप देखिएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को उपमहाद्वीपीय देश क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को जाकर देखिएगा, फिर उसका उत्तर लिखने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कई ऐसे कारण है, ठीक है, जिसके कारण से हम भारत को भारतीय उपमहाद्वीपीय देश की दर्जा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखेंगे इसमें, देश के नाम, ठीक है। भारत के नाम होने के मतलब आज भारत क्यों कहा जाता है, ये हम समझेंगे, ठीक है। अपने देश के लिए प्राय इंडिया, दो शब्द प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भारत के लिए, हम अपने देश के लिए, ठीक है, प्राय दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो इंडिया हो गया, एक इंडिया, और दूसरा भारत हो गया। क्या हो गया, दूसरा भारत हो गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, किससे निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगाओ, ईरान और यूनान, ये देखो हमारा प्यारा सा भारत हो गया, ठीक है। इससे आगे बढ़िएगा तो पाकिस्तान, ठीक है, और उससे जब आगे बढ़िएगा तो आपको ईरान, इराक, समझ रहे हो ना, ये सब सारे देश दिखाई देगा। ऊपर जब आप यूरोपियन कंट्री में जाइएगा तो आपको यूनान पता चलेगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, कितना वर्ष पूर्व, यहाँ से देखो पीटी का क्वेश्चन बन सकता है बाबू, सीधा सीधे, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा हिंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, करीब 2500 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे, ठीक है, या यूनानियों, यानी ईरान से आने वाले ईरानियों और यूनान से आने वाले यूनानियों, सिंधु को, किसको, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, यानी भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया था, ठीक है। और सिंधु को क्या कहा गया था, हिंदोस और हिंदोस कहा गया था, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया करते थे, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए प्रयोग किया करते थे, ठीक है। भारत नाम का जो प्रयोग होता था, क्या, भारत नाम का प्रयोग, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उत्तर और पश्चिम
पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे ये किसके लिए करते थे, एक समूह के लिए प्रयोग करते, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में, देखिए इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुराने कृति ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है इस समूह का, कृति ऋग्वेद में मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर आइए इसको देखिए, ताड़पत्रों से बने पांडुलिपियों का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये पांडुलिपि है। पहले कोई कागज उगज नहीं था, ठीक है। या तो पेड़ को छाल को कबाड़ ले और उसे रंग से उस पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था। या तो ताड़ की पत्ता को काट लिया जाता था और उस पर फिर अन्य रंगों से, ठीक है, और काट की पेन होता था, उससे स्याही को बोर बोर के, ये स्याही हो गया और ये काट की लकड़ी हो गया, इसको इसमें बोर कर और फिर इस पत्ते पर या तो पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अतीत के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि अतीत की लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। पहला तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा, इस पुस्तक के हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि क्यों कहा जाती है, क्योंकि ध्यान से देखिए, इस पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, या लैटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है, हाथ से निकला है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ों के छाल से विशेष तरीका से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। तो जो हाथ से हम या तो ताड़ के पत्ते या तो जो हिमालय में भुर्ज नामक पेड़ की छाल मिलता था, यदि उस पर जो हम लिखा हुआ आज के समय में यदि कहीं पे दिखता है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये पांडुलिपि का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। पीटी में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं, आपको क्या करना है, उस पर काम करना है, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया। अब बताओ तार की पत्ता कितना दिन आने आप उसे बचा कर रख सकते हैं, ठीक है। उसमें तो दिमाग लग ही जाएगा ना, छोटे छोटे कीड़ा होता है। और नहीं विश्वास है, यदि आप लोगों में से कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आप ताड़ की जो पत्ते हैं उसको कटवा कर मिट्टी वाला भूमि पर रख दीजिए, देखिएगा साल 2 साल 4 साल में आपको वो बिल्कुल अने कहे कि मतलब खत्म होते अने बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो नष्ट कर दी गई है। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है, ठीक है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों यानी ये मठों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय पर चर्चा है। पांडुलिपि में कौन कौन से विषय के बारे में चर्चा है, आप इसे चाहें तो यदि आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो यहाँ पे भी जैसे पांडुलिपि से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया या तो ऐतिहासिक के संदर्भ में वहां से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग या तो इंट्रोडक्शन या तो मान लीजिए पीटी से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। एक पॉइंट को पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य और कविताएं और नाटक भी है। इनमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए करते थे। देखो ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि आम लोगों के लिए कौन सी भाषा का हम प्रयोग करते थे, ठीक है। तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोगों उन्हें देख